दिल्ली बॉर्डर से जल्द खत्म होगा किसानों का आंदोलन। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। और गोहाना पहुंचे डिप्टी सीएम ने लोगों से की स्थापना दिवस रैली में पहुंचने की अपील। डिप्टी सीएम ने कहा, जनसंख्या के आधार पर जल्द गोहाना बनेगा अलग जिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है बिग बुलेटिन का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती की मौके पर प्रेस वार्ता की है। गीता महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि कल से गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। कल से 19 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव चलने वाला है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें तमाम जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि 2021 से पहले 3,50,000 लोग सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जुड़ चुके हैं और इस महोत्सव का उद्घाटन यज्ञ और हवन के साथ किया जाएगा। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव पर गीता जयंती के दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 75 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में 1,363 लाख की लागत से निर्मित भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप 40 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होगा। वहीं एक दिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आज कुरुक्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने गीता जयंती महोत्सव को लेकर तमाम जानकारियां मीडिया को दी हैं। आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि कल से ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हो रहा है और उसके पहले मुख्यमंत्री की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहां पर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि कल हवन और यज्ञ के साथ इसका शुभारंभ हो जाएगा, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। जननायक जनता पार्टी की स्थापना दिवस की रैली को लेकर पार्टी के नेता कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली 30वीं स्थापना दिवस रैली में लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने जनसंख्या के आधार पर गोहाना को जल्द नया जिला बनाने की भी बात कही है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि प्रदेश के सभी बड़े छोटे अस्पतालों को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा गया है। एमएसपी के मुद्दे पर चौटाला ने बताया है कि केंद्र सरकार जल्द कमेटी का गठन करेगी। संगठन का तीसरा स्थापना दिवस है झज्जर के अंदर और उसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम साथियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टी के अलग अलग प्रभारी भी मीटिंगें ले रहे हैं और जहां मेरी ड्यूटी भी संगठन ने लगाई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है, वहां जाकर तमाम कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के अंदर अपनी हाजिरी भी दे और ये प्रदेश के अंदर जो हमने संगठन विस्तार 45,000 एक्टिवेट कार्यकर्ताओं का किया था। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए सोनीपत पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अशोक तंवर पहुंचे, जहां अशोक तंवर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ किसान बैठे हैं। 700 किसानों की कुर्बानी के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। साथ ही ये भी कहा कि किसानों की मांग एमएसपी पर बने कानून और जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकार जल्द उन्हें रद्द करे। अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि असली कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में सभी गद्दार हैं। थोड़ा आगे जी, सॉरी सर होगी तो मैं बिछा दूंगा। अभी हमारे नहीं सर, कोई बात नहीं, आप तो हमारे मान और सम्मान हो, ताकत हो आप हमारी।
आप सब देख ही रहे हैं कि पिछले एक वर्ष से ज़्यादा खास तौर पे दिल्ली के चारों तरफ सोनीपत हो, झज्जर हो, दूसरे और ज़िले हैं, उधर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चारों तरफ से दिल्ली हमारे किसान मजदूर भाइयों ने जो उनके खिलाफ मोदी सरकार ने फैसले लिए थे, 3 काले कृषि कानून उन्होंने बनाए थे, उसके खिलाफ आज भी घेराबंदी जारी है। क्योंकि जो चीज़ मांगी नहीं थी वो तो 700 लोगों की कुर्बानी लेने के बाद वापस इस सरकार ने कर दिया। लेकिन जो लगातार किसान बंधु मांग रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए, फसल की आय दुगनी होनी चाहिए, हमारे और जो जुर्म जातियाँ हुई है, कर्जा किसानों का माफ़ होना चाहिए, जो ज़बरदस्ती इस संघर्ष में जो केस थोपने का काम, केस लगाए उनके ऊपर पुलिस केस, वो वापसी होने चाहिए। वो आज भी मांग यूं की यूं ज्यों की तो खड़ी है। तो हमें विश्वास है आने वाले समय में ये जो किसानों का आंदोलन रहा, संघर्ष रहा, ये रंग लेकर के आएगा और आने वाले समय में ये जो आंदोलन के माध्यम से एक अलग जगह है पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से उत्तरी भारत के अंदर, ये इस देश के अंदर जो परिवर्तन की एक ज़रूरत है, परिवर्तन व्यवस्था में भी और परिवर्तन राज्य में भी और परिवर्तन नीतियों में भी, परिवर्तन सोच में भी, तो वो समय आएगा जरूर और उसके लिए हम सारे साथी और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो अशोक तंवर आज सोनीपत पहुंचे और यहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को हमारा समर्थन पहले भी जारी था, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को उन्होंने गद्दार तक कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असली कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस है और यही वजह है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। जब सोनीपत वो पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश उन्होंने भरा, उसकी तस्वीरें आपके सामने। उनसे मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित, उत्सुक नजर आए। कनीना में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। शहर के बीचों बीच विरोध प्रदर्शन करके कनीना एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता डॉक्टर हिम्मत सिंह ने बताया है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दिन प्रतिदिन सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। सरकार अंधी बहरी हो चुकी है। इसको लेकर दर्जन भर गाँव में जन जागरण यात्रा निकाली गई और अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज जिस प्रकार से इधर देख लो इस तानाशाह सरकार को झुकाने यह पूरे समय के लिए आ रहा है कि जब दो आज हमने कन्या के अंदर हम पेट्रोल पंप के पास में सांकेतिक धरना, वहाँ पे बैठ करके हमने वहाँ पे सांकेतिक धरना दिया और फिर वहाँ से हमने इस यात्रा को, पद यात्रा को, जो हमारी जन जागरण अभियान की पद यात्रा है, उसको हमने यहाँ एसडीएम ऑफिस तक यहाँ पर हम लेके आए हैं। और हम मेरे संज्ञान में आया कि कनीना और अटेली दोनों क्षेत्रों के अंदर जो नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पे रजिस्ट्रियों का काम बिल्कुल बंद है। कोई पिता अपने पुत्र के नाम जो संपत्ति डीड होती है उसको करवाने का काम करे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्होंने एनओसी लेने का काम कर दिया, लेकिन इनके पास वो सुचारू व्यवस्था ही नहीं है जिसके लिए एनओसी दे पाएं। तो पिछले 6 महीने से कनीना की और अटेली की जनता बहुत जो है इन लोगों से, प्रशासन से पीड़ित है।
फरीदाबाद के सेक्टर 50 में सनातन धर्म मंदिर में बाबा खाटू श्याम मोहना और शनि देव जी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई और साथ ही भव्य शोभा यात्रा शहर भर में निकाली गई। अब एनआईटी क्षेत्रवासियों को बाबा खाटू श्याम के दर्शन सेक्टर 50 में सनातन धर्म मंदिर में हो जाएंगे। इस मौके पर आयोजकों ने बताया है कि मूर्ति स्थापना के साथ ही मंदिर में आगामी 4 दिसंबर को 8 बजे से रात भर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें देश भर से अलग अलग कलाकार शिरकत करेंगे। तो फरीदाबाद में भी अब खाटू श्याम के दर्शन हो पाएंगे। ये एक अपने आप में बड़ी बात, और इसके लिए बाकायदा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। खाटू श्याम के जो भक्त हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ी खुशखबरी। फरीदाबाद के सेक्टर 50 में सनातन धर्म मंदिर में बाबा खाटू श्याम मोहन बाबा और शनि देव जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई है। साथ ही भव्य शोभा यात्रा शहर भर में निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब एनआईटी क्षेत्रवासियों को बाबा खाटू श्याम के दर्शन सेक्टर 50 में सनातन धर्म मंदिर में ही हो जाएंगे। इस मौके पर आयोजकों ने बताया है कि मूर्ति स्थापना के साथ ही मंदिर में आगामी 4 दिसंबर को 8 बजे से रात भर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें देश भर से अलग अलग कलाकार शिरकत करने वाले हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे लगातार विकास कार्यों की कड़ी में जनता कॉलोनी में 4 मुख्य चौराहे और मार्केट के चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के काम का शुभारंभ किया गया। काम की शुरुआत हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा ने की। इस मौके पर टिपरचंद ने कहा है कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कॉलोनी के अंदर जो अन्य काम रह गए हैं वो भी जल्द पूरे किए जाएंगे। 90% पहले पोलिंग करी 2014 में मोदी मनोहर मूलचंद कृष्णपाल जी के लिए, और 19 में भी मोदी जी, मनोहर जी, मूलचंद शर्मा, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को 90% पोलिंग किया इस कॉलोनी में। और कुछ काम बाकी हैं यहाँ पे। आज हमारी टाइल लगाने का, सीवर डालने का कई मौके। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल रैली जागृति यात्रा रेवाड़ी पहुंचने पर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि एसपी पंचकुला ममता सौधा के नेतृत्व में इस साइकिल रैली में शामिल सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक की 16 पुलिस टीम, महिला साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके महिलाओं की सुरक्षा में पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के बारे में शिक्षित करके महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना है। के मुख्य अतिथि देखिए, आज हम 15 नवंबर को चले थे पंचकुला से, और ये रैली हमारे एडीजीपी माननीय श्री पी के अग्रवाल जी ने और एडीजीपी कला रामचंद्र जी मैम और आईजी भारती अरोड़ा जी मैम के प्रयासों से ये रैली संभव हो पाई है, जो आज हम इस रैली का हिस्सा बन पाए हैं। इसमें हम 16 लड़कियां हैं, एसीपी से लेकर कांस्टेबल तक इस रैली में का हिस्सा हैं।
और हम 15 नंबर से स्टार्ट करते हर जिले को कवर करते हुए साइकिल पे आज हम रेवाड़ी पहुंचे हैं और रेवाड़ी में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। मुख्य अतिथि चरखी दादरी के उपमंडल बांडा के पास सीएम फ्लाइंग को अवैध हरे पेड़ों की कटाई की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापा मारा गया, जहां 77 हरे पेड़ कटे हुए पाए गए। वहीं वन खंड अधिकारी धर्मेंद्र धनखड़ ने बताया है कि हमारी टीम ने काटे गए हरे पेड़ों की पैमाइश की है। इसके अनुसार 77 हरे पेड़ काटे गए हैं और ये आसपास के खेतों से ही काटे गए। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ियों का जखीरा बरामद किया गया। सीएम फ्लाइंग के साथ हमने बारडा से जो जेवली को कच्चा रास्ता जाता है, इसमें सीएम फ्लाइंग के साथ छापामारी की। यहाँ लकड़ियों का अवैध स्टॉक मिला, जिसमें 77 पेड़ों की लकड़ियाँ मिली हैं, जो कि हमने अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ पैमाइश की है और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार जो भी जुर्माना वो निर्देश देंगे, इतना जुर्माना उसका जुर्माना लगा दिया जाएगा। इसके दोषी के खिलाफ PLP 1900 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की। यमुनानगर में भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में नगर निगम सफाई कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी संघ अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश सचिव प्रवेश परोचा ने बताया है कि निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं की और इसीलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन यूनिफॉर्म की मांग समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली है। गुंडागर्दी नहीं और रवैया नहीं चलेगा। ये जो हमारा गेट मीटिंग का प्रोग्राम है, आज तीसरे दिन का प्रोग्राम है। इसमें हमने कम से कम 10-15 दिन पहले यहाँ का जो हमारा प्रशासन है, उसमें जो हमारी लोकल डिमांडें हैं, वो हमने प्रशासन के पास एक नोटिस भेजा था, मांग पत्र भेजा था कि हमारी ये मांगे हैं, इनका आपके पास ही इसका हल है, इसका हल कीजिए। पर यहाँ के प्रशासन ने कोई भी बातचीत करने की नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ यानी कि किसी के पास भी कोई पता नहीं भेजा भी आप बात करिए। तो हमने इंतजार करके काले बिल्लों के साथ शुरुआत करी आंदोलन की। उसके बाद उसमें भी हमने 3 दिन का काले बिल्ले का आंदोलन किया। उसके बाद अब 3 दिन से लगातार अपने ड्यूटी करके साफ सफाई करके आज तीसरा दिन हो गया है अपने गेट मीटिंग चलते। यहाँ का प्रशासन इतनी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कमिश्नर साहब अंदर बैठे हैं और अपने DMC साहब बैठे हैं और भी प्रशासन बैठा है। किसी ने भी आज तक ये पता नहीं भेजा कि आप आइए, आपकी क्या समस्या है, क्यों आप बाहर बैठे हैं, आपकी जो भी समस्या है उसको आप हमारे को बताइए। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, कितनी लंबी जेल है तेरी, आवाज दो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं और रवैया नहीं चलेगा। चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग ने 66 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को हटा दिया है। ट्यूबवेल ऑपरेटर्स का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के ही हमें हटा दिया गया। हम इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमने सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है और अब हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जब तक हमारी बहाली नहीं होगी, प्रदर्शन चलता रहेगा। हमने जो आज धरना लगाया है, ये हमारे जो 66 कर्मचारी साथी, कच्चे साथी बिना बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नॉर्म्स के हिसाब से हटा दिए गए हैं। इसलिए हमने यहाँ आज अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। पूरे विश्व में जहां 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, वहीं पानीपत के सामान्य अस्पताल में कर्मचारियों ने इस काला दिवस के रूप में मनाया इसे।
इस दौरान कर्मचारियों ने बताया है कि कई सालों से सैलरी नहीं बढ़ाई गई। कर्मचारियों की मांग है कि जो वेतन उन्हें मिल रहा है उससे उनका खुद का गुजारा नहीं होता। ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे किया जाए। कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की है। 1 दिसंबर है, वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर उसे आज हम काले दिवस में और हरियाणा के एम्प्लॉयज काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें हमारी सरकार सेंट्रल की तरफ से, नेको की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि 2017 में सैलरी बढ़ेगी, तो सर उसको अभी तक हम बढ़ाया नहीं गया सैलरी, तो उसी को ही हम ब्लैक डे के रूप में आज मना रहे हैं। जींद में एड्स मरीजों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। जींद में हर साल एड्स मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले 2 साल के दौरान सरकारी अस्पताल में होने वाले एड्स के लिए जांच में कमी आई, लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकारी अस्पताल में पिछले 244 दिनों में 105 मरीज जांच में एड्स पीड़ित पाए गए। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। गांव के बीच में तालाब में लगातार गंदगी जमा हो रही है, जिसकी ग्रामीण प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ प्रशासन लोगों को डेंगू को लेकर जागरूक कर रहा है, तो वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते गांव में गंदे पानी जमा होने के चलते बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस तालाब की सफाई की जाए, जिससे कि बीमारियां फैलने का खतरा टल सके। गांव से हुआ हमारे जोड़ की समस्या, खाई जोड़ होता था, जिसमें पहले बच्चे अगर खाद खुजली होती वो स्नान करते थे ठीक हो जाते थे। अब उसमें सीवरेज के खुले पाइप पड़े हैं और चारों तरफ गंदगी डाल रखी है। उसके बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है, गंदगी में जीने पर मजबूर है। हमारे सरकार इस तालाब का कोई न कोई समाधान निकाले, इसकी सफाई करवाए और इसकी गंदगी हटवाए, ताकि हम गंदगी में जीने में मजबूर ना रहे। यही हमारी सरकार। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में एक कलयुगी बेटे ने अपने 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी छोटा बेटा नीरज फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग पर कैंची से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने पिता की हत्या की थी, काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। किशन चंद नाम था मृतक का। उसके पुत्र ने शिकायत दी, इसके आधार पर हमने उसके मृतक किशन चंद के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसका नाम नीरज उर्फ नोनू है, जो लगभग 37 साल का है। और इसी ने पैसे मांग रहा था ये अपने पिता से, और उसने पैसे नहीं दिए, तो इस कारण कैंची मार के और अपने पिता की हत्या कर दी और वहां से भाग गया। जिसके बाद हमने केस रजिस्टर करके न्यू कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। इस वक्त उसी मकान के बाहर खड़ा हूं, जहां आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि हत्या की कारणों का जो है अभी तक कोई खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया है, मगर पुलिस ने जानकारी जरूर दी है कि एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले की जो है जांच शुरू कर दी है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं गुरुग्राम के अर्जुन नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बेटे द्वारा पिता की हत्या की वारदात सामने आई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और फिलहाल जो है इस पूरे मामले की पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं सभी दहशत में हैं और ये जो घटना है देर शाम की बताई जा रही है, जिस समय एक बेटे ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है अपने पिता के शव को घर में ही छुपा कर रखा, जिसकी जानकारी कुछ देर के बाद पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले में जो है अब जाँच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में कब तक जो है आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पाती है और इस पूरे मामले का जो सटीक खुलासा है वो कर पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा।
और इसी के साथ बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।